नमस्कार। काफ़ी टाइम बाद जो है वो लेक्चर अपलोड हो रहा है। हम एसआरए पढ़ रहे थे। आज हम जिस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो 7, 8 और 9 है। मैं एक बार आपको इनका ओवरव्यू बताना चाहता हूँ कि आज हम किस सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और क्या इन सेक्शंस में होगा। सेक्शन 7 जो है वो बात कर रहा है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने की बात। और सेक्शन 8 जो बोल रहा है वो बात कर रहा है कि किसी पर्सन के आपने प्रॉपर्टी डिलीवर तो कर दी, आप ओनर नहीं थे पर आपके पास इतना राइट है कि आप उस प्रॉपर्टी को रिकवर करवा सकते हो थर्ड पर्सन से। उसके बाद 9th जो सेक्शन है वो बात कर रहा है कि आप ऐसे डिफेंसेस ले सकते हो अगर आप डिफेंडेंट हो किसी सूट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की या स्पेसिफिक रिलीफ के एक्ट के अंदर, तो आप जो है वो डिफेंस ले सकते हो जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफेंस ली जाते हैं उसके बारे में। अब हम सेक्शन जो है वो 7 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 7 जो कह रहा है वो बेरेक्ट में कह रहा है कि a person entitled to the possession of specific movable property may recover in the manner provided by the code of civil procedure। मतलब प्रॉपर्टी अगर आपको अपनी रिकवर करवानी है तो आपको सीपीसी के प्रोविजंस की पालना करनी पड़ेगी। सीपीसी में क्या क्या प्रोविजंस है, सेक्शंस है, ऑर्डर है, रूल है, सब रूल्स है। अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो ही आपको जो है अपनी रेमेडी मिलेगी या आपको अपनी रिलीफ मिलेगी। सबसे पहले जो हमें ये समझना होगा कि इसके एसेंशियल्स क्या है। इसके एसेंशियल्स, पहला एसेंशियल ये है ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन। मतलब जो पर्सन क्लेम कर रहा है अपनी रिलीफ, सबसे पहले वो एंटाइटल होना चाहिए उस पोजीशन के लिए। दूसरा, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हिंदी में बोले तो चल संपत्ति। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आपको अपनी रिलीफ नहीं मिलेगी इस सेक्शन के अंदर। उसके बाद तीसरा जो है वो है रिकवरेबल। आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रिकवरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इरिकवरेबल चीज मांग ले और कोर्ट जो आपको वो है रिलीफ प्रोवाइड ना कर पाए। आपको रिकवरेबल मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद चौथा है इन अ मैनर ऑफ सीपीसी। जो सीपीसी में प्रोवाइड किया गया है उसी तरीके से आपको अपनी रिलीफ मिलेगी। इसके लिए हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ए जो है वो एक कस्टमर है, वो अपना क्लोथ जो है वो बी को देता है। बी क्या है? सिलाई वाला है, जो कि टेलर है। ठीक है, वो अपना जो है क्लोथ देता है और वो कहता है कि मुझे 4 दिन में आप मेरा शर्ट सिल के दे दीजिएगा। उसने बोला कि बी ने बोला कि भाई ठीक है, मैं आपको आपका शर्ट जो है वो दे दूंगा। बी ने क्या किया, 2 दिन में उसका शर्ट तैयार कर दिया। पर क्या हुआ कि उस बीच में एक नया कस्टमर आया, सी। वो गलती से जो है वो अपना शर्ट लेने आया था कोई और, पर वो जो शर्ट जो है वो ए का ले गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बी के पास राइट है सी से वो शर्ट लेने का, चाहे वो ओनर नहीं है यहाँ पे, ए है ओनर तो। पर मांग कौन रहा है? बी। बी एंटाइटल है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। शर्ट क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो हकदार है। वो सी से लेगा वो प्रॉपर्टी और ए को डिलीवर करेगा फिर। ये है। उसके बाद जो है वो, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहली एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ए ट्रस्टी में sue under this section for possession of movable property to the beneficial interest in which person for whom he is trustee is entitled। मतलब अगर कोई ट्रस्ट होता है वो किस लिए बनाया जाता है? कोई बेनिफिशियल पर्सन के लिए बनाया जाता है। अगर उस बेनिफिशियल पर्सन का अगर इंटरेस्ट जो है वो वायलेट हो रहा है तो उसका प्रोटेक्ट कौन करेगा? ट्रस्टी करेगा, क्योंकि उसको अपॉइंट उसी के लिए किया जाता है। ट्रस्टी को जब लगता है कि नहीं, हमारे बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट किसी प्रकार से वायलेट हो रहा है, तो उस समय ट्रस्टी एंटाइटल हो जाता है सूट फाइल करने के लिए कि नहीं, मुझे अपने बेनिफिशियल इंटरेस्टीज का या जो पर्सन इंटरेस्ट रखते हैं उस ट्रस्ट के अंदर, उनका इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करना है उसको, तो वो सूट फाइल कर सकता है। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। जैसे कि एक जैसे ई रिक्शा, जैसे कोई एक संस्था है बुजुर्गों के लिए, उन्होंने इसलिए एक ई रिक्शा प्रोवाइड कर रखा है कि बुजुर्ग लोग चल के ना जाएं, वो ई रिक्शा में बैठ के एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंच जाए। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि वो रिक्शा सिर्फ बुजुर्गों के लिए था। एक पर्सन आता है अननोन, वो आता है, वो रिक्शा ले जाता है। अब जब ये बात का पता चलता है तो ट्रस्टी सूट फाइल कर सकता है उस अननोन पर्सन के खिलाफ कि भाई आप जो है वो प्रॉपर्टी कैसे ले गए? ये प्रॉपर्टी तो ट्रस्ट की है, चाहे वो ओनर ना हो, वो सिर्फ मैनेजर है ट्रस्ट का, परंतु वो एंटाइटल है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर करने के लिए। यही सेक्शन 7 बात करता है।
उसके बाद इसका जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो कह रहा है कि स्पेशल और टेम्पररी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू द सपोर्ट एंड सूट अंडर दिस सेक्शन। मतलब आपने कोई एक टेम्परेरी काम करने के लिए कोई प्रॉपर्टी दे दी कि ठीक है भाई, आप ये प्रॉपर्टी ले लो, आपका काम हो जाए तो मुझे वो प्रॉपर्टी दे देना। ये कंसेप्ट कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेलर और बेली के अंदर है। जैसे मेरा एक दोस्त था, मेरे दोस्त ने मुझसे कार मांग ली कि ब्रदर मुझे आपकी कार चाहिए, मुझे 2 दिन उदयपुर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आप ले जाओ। अगर वो प्रॉपर्टी मुझे 2 दिन के अंदर नहीं देता तो मैं उस पर सूट फाइल कर सकता हूँ कि आप मेरी जो है वो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आप मुझे मेरी वापस दे दें, अदरवाइज मुझे कॉम्पनसेशन दे दें। जो हमने हमारी पुरानी क्लासेस में देखा है कि रिलीफ किस प्रकार की होती है। अब वो 2 दिन में अगर प्रोवाइड नहीं करता है वो कार, तो वो सूट फाइल करेगा। जैसे कि मैं सूट फाइल करूंगा अपने उस पर्सन के लिए जिसे मैंने अपनी कार दी है। अब हम सेक्शन 8 पे आते हैं। सेक्शन 8 किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 8 बोल रहा है कि लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन टू डिलीवर टू अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन नॉट एज एन ओनर। कहने का मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि एंटाइटल जो है पर ओनर नहीं है, प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। जैसे हमने जो है वो अभी सेक्शन 7 में जो एग्जांपल लिया था ट्रस्ट का, वो सेम ही है इसके रिगार्डिंग। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले इसका एसेंशियल हम जानेंगे कि इस सेक्शन के एसेंशियल क्या है। सबसे पहले कि जो पोजेशन होना चाहिए या कंट्रोल होना चाहिए उस मूवेबल प्रॉपर्टी पर। अगर उस मूवेबल प्रॉपर्टी पर आपका कंट्रोल और पोजेशन ही नहीं है तो आप उसको रिकवर कैसे करोगे? दूसरा, नॉट एन ओनर। इसमें जरूरी नहीं है जो पर्सन क्लेम कर रहा है अपनी रिलीफ वो ओनर हो। जैसे ट्रस्टी ओनर नहीं है, वो सिर्फ मैनेजर है, पर वो एंटाइटल है उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए अगर उससे कोई प्रॉपर्टी जो है किसी ने ले ली है। तीसरा, कंपेल टू डिलीवर। वो ये भी करे कि उस पर्सन को कंपेल करे कि नहीं तुम मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दो। चौथा, द पर्सन एंटाइटल्ड टू द इमीडिएट पोजेशन। और वो ये भी कहे कि मुझे इमीडिएट पोजेशन ही चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे हमने जो पहले भी कार वाला लिया था, जैसे ए जो है वो अपनी कार बेलमेंट पे देता है 2 दिन के लिए। अगर वो 2 दिन के अंदर नहीं देता तो ये बी की ड्यूटी बनती है कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो है ए की वो टाइम पे दे उसको। अगर वो टाइम पे नहीं देगा तो उसके खिलाफ सूट भी फाइल हो सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तो ये चीज है इसके अंदर। उसके बाद जो है वो इसके सब क्लॉज है। सब क्लॉज ये है कि फर्स्ट सब क्लॉज बोलता है व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय डिफेंडेंट एज द एजेंट और ए ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। मतलब अगर कोई ट्रस्ट बना है तो उसका एक ट्रस्टी होगा। अगर जो ट्रस्टी होगा, जो ट्रस्ट क्रिएटर होगा, टेस्टेटर, वो ये समझ के देगा प्रॉपर्टी के कोई वो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो संभालेगा, अच्छे से संभालेगा, वो जो इस बेनिफिट के लिए हमने ट्रस्ट बनाया उसको बेनिफिट पूरा करेगा। विश्वास में कर रहा है वो टेस्टेटर, प्रॉपर्टी ट्रस्टी के हाथ में दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी। अब ट्रस्टी जो है वो प्रॉपर्टी अगर अपने पर्सनल यूज में लेने लगे तो फिर वो कह सकता है भाई क्रिएटर, ट्रस्ट क्रिएटर, कि नहीं नहीं अब ये तो मुझे प्रॉपर्टी मेरी वापस दो। वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वापस ले सकता है। बी क्लॉज कह रहा है व्हेन कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ थर्ड थिंग्स क्लेम। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपके दिल के बहुत करीब थी कि नहीं ये प्रॉपर्टी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी अमूल्य है मेरे लिए, अगर ये खो गई तो मुझे बहुत लॉस हो जाएगा और इसका कोई कॉम्पनसेशन जो है वो मुझे मिल ही नहीं सकता। उस प्रॉपर्टी का कोई कॉम्पनसेशन, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाई नहीं जा सकती। मतलब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू सर्टेन नहीं है। अब तो कोर्ट से जो है वो प्लेंटिफ क्या कहेगा कि साहब ये प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत वैल्यू करती थी, मेरे दिल से जुड़ी हुई थी, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं लगा सकते, मुझे तो वही प्रॉपर्टी चाहिए, उसके खिलाफ मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। ये चीज प्लेंटिफ को प्रूफ करनी होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए जो है उसको एक पर्स जो है उसके ग्रैंडफादर ने दिया। अब वो पर्स जो है वो अब कहीं भी बनता नहीं है, वो कंपनी भी बंद हो गई है। उसका जो पर्स है वो बी ले जाता है। अब ए ने जो है सूट फाइल कर दिया कि साहब मुझे तो मेरा वही पर्स चाहिए, मुझे इसके अलावा कोई पर्स नहीं चाहिए। वो पर्स मेरे दादाजी ने दिया था, वो आखिरी निशानी थी और मुझे वो पर्स से बहुत लगाव है।
उसके उस पर्स के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कोर्ट को ये देखते हुए अगर वो पर्स जो है वो सेम कहीं मिल रहा है तो डिफेंडेंट कह सकता है साहब कि आप ये पर्स जो है वो दूसरे पर्स से रिप्लेस कर दो, वो पर्स तो मेरे पास है नहीं। तो प्लेंटिफ कह सकता है कि साहब ये तो मेरे दिल से जुड़ी है, ये आखिरी अमानत थी मेरी दादाजी की, ऐसे कैसे मैं दूसरा पर्स ले लूं, मुझे तो वही पर्स चाहिए। ये सी क्लॉज कहता है व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट लॉस। इस सी क्लॉज कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी जो लॉस हुई है प्लेंटिफ को, उसका डैमेज जो है वो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गया है कि उस प्रॉपर्टी की हम वैल्यू निकाल लें। अगर वैल्यू निकल जाएगी तो डिफेंडेंट को फायदा हो जाएगा, पर वो प्रॉपर्टी ही ऐसी थी कि जिसका डैमेज हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। भाई उसकी अमानत है दादाजी की, पर्स जो है वो आखिरी पर्स है, वो ऐसा पर्स कोई अब कंपनी बनाती नहीं है। अगर कंपनी बनाती होती तो वो दूसरा लाके दे देता वैसा का वैसा। तो यहाँ डैमेज जो है वो बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है डैमेज की कैलकुलेशन के लिए कि डैमेज की वैल्यू क्या होगी। चौथा, व्हेन द पोजीशन ऑफ थिंग्स क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन को हमें प्रॉपर्टी देनी होती है, डिलीवर करना होता है कोई प्रॉपर्टी, तो क्या होता है गलती से किसी और को डिलीवर हो जाती है। जो जिसने डिलीवर किया है तो वो रॉन्गफुल पोजीशन होल्डर है, जिसके पास गलती से वो पार्सल चला गया है या कोई प्रोडक्ट चला गया है तो वो वापस ले सकता है। जैसे कि एग्जांपल, डिलीवरी गाइस आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के आते हैं, आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो गलती से आपके पड़ोसी को दे जाता है। अब जो है वो डिलीवरी बॉय है वो आपके पड़ोसी को कह सकता है कि साहब गलती से मैंने जो है वो आपको डिलीवर कर दिया है प्रोडक्ट, आप ये प्रोडक्ट मुझे वापस दे दें, मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो सही जगह पहुंचाना है। अगर वो नहीं देता है तो डिलीवरी बॉय जो है या डिलीवरी बॉय जिस कंपनी के लिए काम करता है वो कंपनी आप पे सूट फाइल कर सकती है, या उस जिस रॉन्गफुली पजेस किया उस प्रोडक्ट को जिस पर्सन ने, उस पड़ोसी ने, उस पे सूट फाइल कर सकती है कि नहीं वो प्रोडक्ट आप हमें दो, आप उसके एंटाइटल्ड नहीं हो। सबसे पहले मुद्दा ये समझना होगा कि जितने हमने अभी तक सेक्शन पढ़े हैं 7 और 8, इसमें एंटाइटलमेंट की बात हो रही है कि आप उसके हकदार हो। हिंदी में बोले हकदार। आप उस प्रोडक्ट के एंटाइटलमेंट नहीं होता आपके पास जब तक आप उस प्रोडक्ट को रख नहीं सकते, आप मांग नहीं सकते। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, इसका हम पहले वाले जो लाइन है वो स्किप करेंगे, वो लास्ट में पढ़ेंगे। द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम्ड अंडर क्लॉज बी और सी ऑफ दिस सेक्शन प्रिज्यूम दैट द कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ थिंग क्लेम्ड। मतलब एक क्लॉज कह रहा है इस एक्सप्लेनेशन का कि कोर्ट हमेशा यही प्रिज्यूम करेगी कि प्लेंटिफ को रिलीफ जो मिल रही है वो एडिक्वेट नहीं है। दूसरा, that it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by it loss। मतलब कोर्ट ये प्रिज्यूम भी करेगी कि जो डैमेजेस हैं वो अनसर्टेन हैं, बिल्कुल सर्टेन नहीं होंगे, डैमेजेस कैलकुलेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। परंतु अब जो ऊपर वाली लाइन है वो पढ़ेंगे, अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। मतलब डिफेंडेंट ने अगर प्रूफ कर दिया कि नहीं साहब ये तो अपनी मनगढ़ंत बातें बना रहा है, ऐसा पर्स या ऐसा प्रोडक्ट जो गुमा है वो और कहीं मिलता है, अगर वो प्रूफ कर देता है कि नहीं ये प्रोडक्ट लिया जा सकता है, ये उसकी जो रिलीफ है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके डैमेजेस को कैलकुलेट किया जा सकता है, तो कोर्ट जो है वो अपना डिस्क्रिशन यूज करेगी फिर। तो इससे एक्सप्लेनेशन से ये समझ में आ रहा है कि डिफेंडेंट को कॉन्ट्रेरी प्रूफ करना होगा, अदरवाइज कोर्ट यही प्रिज्यूम करके चलेगी कि जो है डैमेजेस है वो कैलकुलेटिव नहीं है और जो कॉम्पनसेशन है वो एडिक्वेट नहीं होगा प्लेंटिफ के लिए। सेक्शन 9 किस बारे में बात कर रहा है? डिफेंस रिस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इसका बेरेक्ट क्या कह रहा है? Where any relief is claimed under this chapter in respect of contract, the person against whom the relief is claimed may plead by the way of defense any ground which is available to him under any law relating to contract। मतलब अगर कोई रिलीफ एक डिफेंडेंट के खिलाफ मांगी गई है, कोर्ट में क्लेम की गई है, तो उस डिफेंडेंट के पास वो सारे डिफेंस होंगे जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के अंदर उसे प्रोवाइड किए गए, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियरइन। मतलब
उसके अलावा अगर और कोई होगा तो उन सेक्शंस के आगे फर्दर सेक्शन में जो है वो उसे मिल जाएंगे ग्राउंड्स। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सेक्शन 9 है उसका एसेंस क्या है। उसका एसेंस ये है, अगर इस चैप्टर में रिलीफ क्लेम की गई है तो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग होनी चाहिए सबसे पहले। अगर कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग नहीं है तो आप इस सेक्शन के अंदर जो है वो आप रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, जिस पर्सन के अगेंस्ट की गई है रिलीफ क्लेम वो पर्सन डिफेंडेंट होना चाहिए, और डिफेंडेंट फिर प्लीड करे कि साहब ये मेरे डिफेंसेस है। डिफेंसेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो डिफेंसेस है वो क्या हो सकते हैं, कफ एमएम मीन्स कोरोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, और माइनर का भी ग्राउंड हो सकता है। ये माइनर कहते हैं साहब जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो वॉइड है, वॉइड भी इश्यू है, शुरुआत से ही वॉइड है, मैं तो माइनर हूं, वो तो सिर्फ मेरे बेनिफिट के लिए जो है वो इन्फोर्स किया जा सकता है, अगर मुझे नुकसान होगा तो ये जो है वो वॉइड है। वो माइनर के खिलाफ आपने भी पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई माइनर के बेनिफिट के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है, पर माइनर के अगेंस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता है। इसके लिए एक जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि एक ए बंदा था, वो एक्सटॉर्ट करता था काफी लोगों से प्रॉपर्टी, तो उसने बी के पास आया, बोला कि भाई मुझे आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दो, अन्यथा फिर आपको मैं शूट कर दूंगा या आपके घर वालों को मैं पकड़ के मार दूंगा। तो कोरोजन का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब क्या होता है कि साइन तो कर दिए बी ने डर के मारे, फिर क्या हुआ कि भाई आज का जमाना है तो रजिस्ट्री भी होती है, तो उसको बोला कि भाई चुपचाप तू आ जाना रजिस्ट्री ऑफिस, रजिस्ट्री करवानी है, ट्रांसफर कराना है नाम, सेल डीड को रजिस्टर करवाना है। तो ठीक है भाई, बी जो है वो पहुंचता नहीं है। अब ए सोचता है कि अरे यार अब मैंने उससे साइन करवा लिया, अब मैं एसआरए का सूट फाइल करूंगा और उसको बुलाऊंगा और वो रजिस्ट्री डीड पे रजिस्ट्री में करवा देगा साइन। तो ए ने सूट फाइल किया, बी जो है वो आता नहीं है, और बी जब सूट फाइल होने के बाद आता है तो अपनी रिटर्न स्टेट में कह देता है, क्योंकि वो डिफेंडेंट होता है बी तो उसके लिए, तो वो कह देता है कि साहब इसने तो मेरे साथ कोरोजन किया था, मुझे डराया था, धमकाया था, मुझे इस प्रकार की धमकियां दी गई कि अगर मैं वो साइन नहीं करता तो शायद मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो वो इस टाइप के जो है वो डिफेंसेस ले सकता है डिफेंडेंट। थैंक यू।